सिख और अंग्रेज, सिख संप्रदाय की स्थापना का जो श्रेय है वो किसे जाता है? गुरु नानक देव जी को जाता है। सिख संप्रदाय की स्थापना का श्रेय गुरु नानक देव जी के जो अनुयायी थे वो क्या कहलाए? सिख कहलाए। और जो गुरु नानक देव थे वो बाबर और हुमायूं के समकालीन थे। गुरु नानक देव बाबर और हुमायूं के समकालीन थे। सन 1496 ईस्वी की कार्तिक पूर्णिमा को नानक को आध्यात्मिक पुनर्जीवन का आभास हुआ। तो कब 1496 की बात हो रही है कि कार्तिक पूर्णिमा को क्या हुआ? नानक को आध्यात्मिक पुनर्जीवन का आभास हुआ। आध्यात्मिक पुनर्जीवन का आभास हुआ उनको 1496 में। गुरु नानक ने गुरु का लंगर नामक निशुल्क सहभागी भोजनालय स्थापित किया। तो गुरु नानक देव जी ने गुरु का लंगर नामक निशुल्क और सहभागी भोजनालय स्थापित किया। किसने? गुरु नानक देव जी ने गुरु का लंगर जो है इस तरह की निशुल्क सहभागी भोजनालय स्थापित किए थे। गुरु नानक ने अनेक स्थानों पर संगत मतलब धर्मशाला का और पंगत मतलब लंगर स्थापित किए थे। तो गुरु नानक देव जी ने अनेक स्थानों पर संगत मतलब धर्मशाला और पंगत मतलब लंगर स्थापित किए। संगत और पंगत ने गुरु नानक के अनुयायियों के लिए एक संस्था का कार्य किया जहां वे प्रतिदिन मिलते थे। जो संगत और पंगत शुरू किया गया था मतलब धर्मशाला और जो लंगर का कार्य शुरू किया गया था उनके द्वारा, वहां पर गुरु नानक के अनुयायियों के लिए एक संस्था का कार्य किया इसने और जहां पर वे प्रतिदिन मिलते थे। गुरु नानक की सन 1539 ईस्वी में करतारपुर में मृत्यु हो गई। तो गुरु नानक देव जी जो थे उनकी सन 1539 ईस्वी में करतारपुर में मृत्यु हो गई। कब? 1539 में करतारपुर में मृत्यु हो गई। नेक्स्ट गुरु आते हैं गुरु अंगद। जो गुरु अंगद होते हैं वो सिखों के दूसरे गुरु होते हैं। जो गुरु अंगद हैं वो सिखों के दूसरे गुरु हैं और इनका प्रारंभिक नाम क्या है? लहना। तो गुरु अंगद सिखों के दूसरे गुरु हैं और इनका प्रारंभिक नाम लहना था। इन्होंने नानक द्वारा शुरू गई लंगर व्यवस्था को स्थायी बना दिया। तो लंगर व्यवस्था वैसे तो गुरु नानक देव जी के द्वारा शुरू गई थी, संगत और जो पंगत के नाम से आप जिन्हें जानते थे, लेकिन बाद में इस लंगर व्यवस्था को स्थायी बनाने का श्रेय किसको जाता है? गुरु अंगद को। गुरु अंगद ने इसके अलावा गुरुमुखी लिपि का आरंभ भी किया था। तो गुरुमुखी लिपि का आरंभ किस गुरु के द्वारा किया गया है? गुरु अंगद देव के द्वारा। गुरुमुखी लिपि का आरंभ गुरु अंगद ने किया। सिखों के अगर तीसरे गुरु की हम बात करें वो कौन थे? अमरदास थे। सिखों के तीसरे गुरु गुरु अमरदास थे। गुरु अमरदास ने हिंदुओं से पृथक होने वाले कई कार्य किए। तो गुरु अमरदास जो थे उन्होंने हिंदुओं से अलग होने वाले या पृथक होने वाले कई कार्य किए। हिंदुओं से अलग विवाह पद्धति लवन को प्रचलित किया। तो हिंदुओं से अलग विवाह पद्धति लवन को प्रचलित किया किसने? गुरु अमरदास ने। सिखों के तीसरे गुरु थे गुरु अमरदास। उन्होंने पहला कार्य क्या किया कि जो हिंदुओं से अलग विवाह पद्धति लवन को प्रचलित किया। अकबर ने गुरु अमरदास से गोविंदवाल जाकर भेंट की और गुरुपुत्री बीबी भानी को कई गांव दान में दिए। तो जो अकबर थे उन्होंने जो सिखों के तीसरे गुरु हैं गुरु अमरदास, उनसे गोविंदवाल जाकर भेंट की और जो गुरुपुत्री थी बीबी भानी, गुरुपुत्री जो थी बीबी भानी, उनको कई गांव दान में दिए। अमरदास ने 22 गद्दियों की स्थापना की और प्रत्येक पर एक महंत की नियुक्ति की। तो अमरदास जी ने क्या किया? जो सिखों के तीसरे गुरु हैं, एक तो इन्होंने हिंदुओं से अलग जो विवाह पद्धति है लवन उसको प्रचलित किया है। उसके अलावा इनकी जो पुत्री हैं बीबी भानी, उनको अकबर ने क्या दिए हैं? कुछ गांव भेंट में किए हैं। ठीक है। फिर उसके बाद है अमरदास ने जो 22 गद्दियां हैं उनकी स्थापना की है। अमरदास ने सिखों के तीसरे गुरु ने क्या किया है? 22 गद्दियों की स्थापना की और प्रत्येक पर एक महंत की नियुक्ति की। अब बाद में जो ये गुरु अमरदास हैं, इनकी जो पुत्री है बीबी भानी, इनके जो पति होते हैं रामदास, ये सिखों के चौथे गुरु हुए। तो बीबी के जो पति होते हैं, बीबी भानी के जो पति होते हैं गुरु रामदास, ये सिखों के चौथे गुरु हुए। कौन? गुरु रामदास। गुरु रामदास ये सिखों के
चौथे गुरु हैं बीबी भानी के पति। अकबर ने बीबी भानी को 500 बीघा भूमि दी। तो अकबर ने जो बीबी भानी थी उनको 500 बीघा भूमि दी थी। गुरु रामदास ने इसी भूमि पर अमृतसर नामक जलाशय खुदवाया और अमृतसर नगर की स्थापना की। तो अमरदास ने एक इम्पॉर्टेंट कार्य किया है जो सिखों के चौथे गुरु हैं। अमरदास सिखों के जो चौथे गुरु हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो अकबर ने उनकी पत्नी को बीबी भानी को भूमि भेंट की थी 500 बीघा, उस पर गुरु रामदास ने, सिखों के चौथे गुरु ने क्या किया, अमृतसर नामक जलाशय बनवाया और साथ ही अमृतसर नगर की स्थापना की। तो गुरु रामदास ने क्या किया, इन्होंने अमृतसर नामक जलाशय बनवाया और साथ ही अमृतसर नगर की स्थापना की। गुरु रामदास ने अपने तीसरे पुत्र अर्जुन को गुरु का पद सौंपा। इस प्रकार इन्होंने गुरु पद को पैतृक बनाया। जो सिखों के चौथे गुरु हैं रामदास, इन्होंने अपने तीसरे पुत्र अर्जुन को गुरु का पद सौंपा और इसके बाद इन्होंने इस तरह से गुरु पद को क्या बना दिया, पैतृक बना दिया। नेक्स्ट जो गुरु हैं सिखों के पांचवें गुरु, वह है गुरु अर्जुन, सिखों के पांचवें गुरु। इन्होंने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना की है। तो सिखों के जो पांचवें गुरु हैं गुरु अर्जुन, इन्होंने जो धार्मिक ग्रंथ है आदि ग्रंथ उसकी रचना की है। किसने, गुरु अर्जुन देव ने, जो कि सिखों के पांचवें गुरु हैं। इन्होंने धार्मिक ग्रंथ है जो सिखों का आदि ग्रंथ, उसकी रचना की। इसमें गुरु नानक की प्रेरणाप्रद जो प्रार्थनाएं हैं और गीत संकलित हैं। जो आदि ग्रंथ है गुरु अर्जुन देव द्वारा रचित, पांचवें गुरु हैं जो सिखों के, इन्होंने जो आदि ग्रंथ लिखा उसमें है क्या, उसमें गुरु नानक की प्रेरणाप्रद प्रार्थनाएं हैं और गीत जो संकलित हैं किए गए हैं। अब जैसे हमने पढ़ा कि गुरु जो रामदास थे चौथे गुरु, उन्होंने अमृतसर जलाशय भी बना दिया था, जो शहर है उसकी भी स्थापना की थी। लेकिन उसके आगे गुरु अर्जुन देव क्या करते हैं, ये अमृतसर जलाशय के मध्य हरमंदिर साहिब, जिसको हम अमृतसर में गुरुद्वारा गोल्डन टेम्पल के नाम से जानते हैं, उसका जो नाम था हरमंदिर साहिब, उसका निर्माण करते हैं कौन, गुरु अर्जुन देव। जो गुरु अर्जुन है ये सिखों के पांचवें गुरु हैं और ये क्या करते हैं, अमृतसर जो नगर और जलाशय बनाया गया था उसके पास ही क्या करते हैं, हरमंदिर साहब का निर्माण करते हैं। राजकुमार खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर 1606 में गुरु अर्जुन को मरवा दिया था। किसने, जहांगीर ने। क्योंकि जो गुरु अर्जुन होते हैं सिखों के पांचवें गुरु, गुरु अर्जुन, ये क्या करते हैं, राजकुमार खुसरो की सहायता करते हैं। राजकुमार खुसरो की सहायता की इन्होंने, जिस कारण जहांगीर क्या करता है, इन्हें 1606 में गुरु अर्जुन को मरवा देता है। जहांगीर जो सिखों के पांचवें गुरु हैं गुरु अर्जुन, उनको 1606 में मरवा देता है। किस कारण, क्योंकि इन्होंने राजकुमार खुसरो की सहायता की थी। नेक्स्ट है सिखों के छठे गुरु, गुरु हरगोविंद। सिखों के जो छठे गुरु हैं कौन है, सिखों के छठे गुरु हैं गुरु हरगोविंद। जो सिखों के छठे गुरु गुरु हरगोविंद है, इन्होंने सिखों को सैन्य संगठन का रूप दिया। सैन्य संगठन का रूप दिया किसने, सिखों के छठे गुरु गुरु हरगोविंद ने। गुरु हरगोविंद जो है, गुरु हरगोविंद सिखों के छठे गुरु जो हैं, उन्होंने क्या किया, सिखों को एक सैन्य संगठन का रूप दिया। अकाल तख्त या ईश्वर के सिंहासन का निर्माण करवाया। तो सिखों के जो छठे गुरु हैं गुरु हरगोविंद, एक तो क्या करते हैं, ये सिखों को सैन्य संगठन का रूप देते हैं, साथ ही अकाल तख्त या ईश्वर के सिंहासन का निर्माण करवाते हैं। किसका, अकाल तख्त का या फिर ईश्वर के सिंहासन का निर्माण करवाते हैं। अकाल तख्त या ईश्वर के सिंहासन का निर्माण करवाते हैं कौन, सिखों के छठे गुरु गुरु हरगोविंद। एक तो क्या करते हैं, सैन्य संगठन का रूप देते हैं, सिखों को सैन्य संगठन का रूप देते हैं और साथ ही अकाल तख्त और ईश्वर के सिंहासन का निर्माण करवाते हैं। ये 2 तलवारें बांधकर गद्दी पर बैठते थे। जो छठे गुरु हैं गुरु हरगोविंद, ये क्या करते थे, 2 तलवारें बांधकर गद्दी पर बैठते थे। सिखों को इन्होंने सैन्य संगठन का रूप दे दिया है और इन्होंने अकाल तख्त या फिर ईश्वर के सिंहासन का निर्माण किया है। 2 तलवारें बांधकर ये क्या करते थे, गद्दी पर बैठते थे। दरबार में नगाड़ा बजाने की व्यवस्था की इन्होंने उनके टाइम में भी। तो दरबार में नगाड़ा बजाने की व्यवस्था भी इन्होंने स्टार्ट की है। किसने, गुरु हरगोविंद ने। गुरु हरगोविंद ने दरबार में नगाड़ा बजाने की व्यवस्था की। इन्होंने अमृतसर की किलेबंदी की। इसके अलावा गुरु हरगोविंद ने क्या किया है, अमृतसर की किलेबंदी की। अमृतसर की
किलेबंदी की किसने? गुरु हरगोबिंद ने। नेक्स्ट आते हैं सिखों के 7वें गुरु हर्राय। जो सिखों के 7वें गुरु कौन होते हैं? गुरु हर्राय। इन्होंने दारा शिकोह को मिलने आने पर आशीर्वाद दिया था। तो जो गुरु हर्राय हैं सिखों के 7वें गुरु, इनसे जब दारा शिकोह मिलने आए थे तो उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया था। सिखों के 7वें गुरु जो गुरु हर्राय हैं, इन्होंने जब इनसे दारा शिकोह मिलने आया था उसे आशीर्वाद दिया था। नेक्स्ट है सिखों के 8वें गुरु जो कि हैं गुरु हरकिशन। सिखों के 8वें गुरु कौन है? गुरु हरकिशन। इनकी मृत्यु चेचक से हुई थी। जो गुरु हरकृष्ण हैं, सिखों के 8वें गुरु गुरु हरकृष्ण, इनकी मृत्यु चेचक से हुई थी। इन्हें दिल्ली जाकर गुरुपद के बारे में औरंगजेब को समझाना पड़ा था। तो गुरु जो हरकृष्ण हैं 8वें गुरु, एक तो इनकी मृत्यु चेचक से हुई थी और इन्होंने अपने काल में क्या किया था? गुरुपद के बारे में औरंगजेब को समझाया था दिल्ली जाकर। तो गुरु हरकृष्ण ने 8वें गुरु गुरु हरकृष्ण ने क्या किया था? दिल्ली जाकर गुरुपद के बारे में किसको समझाया था? औरंगजेब को। नेक्स्ट होते हैं सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर। तो सिखों के जो 9वें गुरु तेग बहादुर हैं, इन्होंने इस्लाम स्वीकार नहीं करने के कारण, क्योंकि इन्होंने इस्लाम स्वीकार नहीं किया था, इस कारण औरंगजेब ने इन्हें शीशगंज के गुरुद्वारे, जो शीशगंज में गुरुद्वारा है उसके निकट मरवा दिया था। शीशगंज में गुरुद्वारे के निकट मरवा दिया था। किसको? सिखों के जो 9वें गुरु होते हैं गुरु तेग बहादुर, इन्होंने क्योंकि इस्लाम स्वीकार नहीं किया, इस कारण औरंगजेब ने इनको जो शीशगंज में गुरुद्वारे के निकट मरवा दिया था। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु जो हैं वो हैं गुरु गोविंद सिंह। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह। इनका जन्म जो है 1666 में 1666 में कहाँ होता है? पटना में हुआ। जो गुरु गोविंद सिंह हैं 10वें गुरु और अंतिम गुरु हैं ये, और इनका जन्म कहाँ होता है? 1666 में पटना में। गुरु गोविंद सिंह अपने को सच्चा पातशाह कहा। तो गुरु गोविंद सिंह ने खुद को सच्चा पातशाह कहा। इन्होंने सिखों के लिए 5 ककार अनिवार्य किए थे, अर्थात जो प्रत्येक सिख है उसको केश, कंघा, कृपाण, कच्चा और कड़ा रखने की अनुमति दी। सभी लोगों को अपने नाम के अंत में सिंह शब्द जोड़ने के लिए कहा। गुरु गोविंद सिंह की निवास स्थान, इनका जो निवास स्थान था वो क्या था? आनंदपुर साहिब था। कार्यस्थली क्या थी? पाओता या फिर पोंटा। ठीक है, तो गुरु गोविंद सिंह का निवास स्थान क्या था? आनंदपुर साहिब, और साथ ही कार्यस्थली क्या थी? पाओता या पोंटा। इनके 2 पुत्र फतेह सिंह और जोरावर सिंह को सरहिंदी के मुगल फौजदार वजीर खान ने दीवार में चुनवा दिया था। किसको? जो गुरु गोविंद सिंह के 2 पुत्र थे, फतेह सिंह और जोरावर सिंह। फतेह सिंह और जोरावर सिंह, गुरु गोविंद सिंह जी के जो 2 पुत्र थे, फतेह सिंह और जोरावर सिंह को सरहिंद के जो वायसराय थे, सरहिंद के मुगल फौजदार बोल सकते हैं, इनको वजीर खान जो मुगल फौजदार थे, इन्होंने इनके दोनों पुत्रों को दीवार में चिनवा दिया था। 1699 में वैशाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की। कब? 1699 में 13 अप्रैल 1699 को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की। पाहुल प्रणाली की शुरुआत गुरु गोविंद सिंह ने किया। तो पाहुल प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने। पाहुल प्रणाली की शुरुआत गुरु गोविंद सिंह ने की थी। पाहुल प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने। गुरु गोविंद सिंह ने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ को वर्तमान रूप दिया और कहा कि अब गुरुवाणी सिख संप्रदाय का गुरु का कार्य करेगी। तो गुरु गोविंद सिंह ने जो सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ, जिसको गुरु अंगद ने जिसको बनाया था, उसको वर्तमान रूप दिया और कहा कि अब गुरुवाणी सिख संप्रदाय के गुरु का कार्य करेगी। इसीलिए गुरु जो थे ये 10वें और अंतिम गुरु थे, क्योंकि इसके बाद जो गुरुवाणी है ये सिख संप्रदाय के लिए गुरु का कार्य करेगी, ऐसा कहा गया था इनके द्वारा। गुरु गोविंद सिंह की हत्या 1708 में नांदेड़ नामक स्थान पर गुल खां नामक पठान ने कर दी थी। तो गुरु गोविंद सिंह की हत्या जो कब होती है? 1708 में नांदेड़ महाराष्ट्र में। और किसके द्वारा की जाती है? गुल खां के द्वारा। गुल खां नामक पठान के द्वारा गुरु गोविंद सिंह की हत्या 1708 में नांदेड़ महाराष्ट्र में कर दी जाती है।
इसके बाद जो बंदा बहादुर है, इनके बारे में इम्पोर्टेंट बातें हैं। तो जो बंदा बहादुर है, इनका जन्म 1670 में 1670 ईस्वी में पूंछ जिले के रजौली गांव में हुआ। पूंछ जिले के रजौली गांव में हुआ था बंदा बहादुर का जन्म। इनके बचपन का नाम लक्ष्मण दास था। इनके बंदा बहादुर के बचपन का नाम क्या था? लक्ष्मण दास। बंदा बहादुर के बचपन का नाम लक्ष्मण दास था। और बंदा बहादुर के पिता का नाम रामदेव भारद्वाज था। बंदा बहादुर के पिता का नाम रामदेव भारद्वाज जो कि राजपूत थे। इनके पिता रामदेव भारद्वाज राजपूत थे। बंदा का उद्देश्य पंजाब में एक सिख राज्य स्थापित करने का था। तो जो बंदा बहादुर थे यानी लक्ष्मण दास, इनका उद्देश्य क्या था कि पंजाब में एक सिख राज्य स्थापित किया जाए। इसके लिए इन्होंने लोहगढ़ को राजधानी बनाया। तो बंदा बहादुर ने किसको राजधानी बनाया था? लोहगढ़ को। लोहगढ़ को राजधानी बनाया। इन्होंने गुरु नानक एवं गुरु गोविंद सिंह के नाम के सिक्के भी चलाए। तो गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नाम के सिक्के किसने चलाए थे? बंदा बहादुर ने। बंदा बहादुर ने गुरु नानक एवं गुरु गोविंद सिंह के नाम के सिक्के चलवाए। बंदा ने सरहिंद के मुगल जो फौजदार थे वजीर खां की हत्या की, जिन्होंने गुरु गोविंद सिंह के दोनों पुत्रों को मार दिया था। उसकी इन्होंने हत्या कर दी। किसने? बंदा बहादुर ने। गुरु गोविंद सिंह के जो दो पुत्र थे फतेह सिंह और जोरावर सिंह, उसको इसी जो मुगल फौजदार था ये वजीर खां, इसने मार दिया था। और बाद में बंदा बहादुर क्या करते हैं? सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खां की हत्या कर देते हैं। मुगल बादशाह फर्रुखसियर के आदेश पर 1716 ईस्वी में बंदा सिंह को गुरुदासपुर नांगल नामक स्थान पर पकड़कर मौत के घाट उतार दिया जाता है। तो फर्रुखसियर के आदेश पर क्या किया जाता है? जो बंदा बहादुर हैं उनको फर्रुखसियर के आदेश पर 1716 ईस्वी में, कब? 1716 ईस्वी में गुरदासपुर नांगल नामक स्थान पर, गुरदासपुर नांगल नामक स्थान पर पकड़कर मौत के घाट उतारा गया। इसके बाद बोला गया है कि शहदरा कतलगढ़ी के नाम से विख्यात है, जहां बंदा के हजारों मुगल सैनिकों को मौत के घाट उतारा था। तो जो स्थान है शहादरा कतलगढ़ी, इसके नाम से विख्यात है एक स्थान, शहादरा कतलगढ़ी के नाम से विख्यात है, जहां बंदा ने 1000 मुगल सैनिकों को मौत की घाट उतारा था। बंदा की मृत्यु के बाद सिख कई छोटे छोटे टुकड़ों में बंट गए। जैसे ही बंदा बहादुर की मृत्यु होती है 1716 में, उसके बाद सिख जो है छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाते हैं। 1748 ईस्वी में नवाब करपूर सिंह की पहल पर सभी सिख टुकड़ियों को दल खालसा में विलय हुआ। तो क्या होता है कि 1748 में नवाब करपूर सिंह जो होते हैं, 1748 में नवाब करपूर सिंह इनकी पहल पर 1748 में नवाब करपूर सिंह की पहल पर जो सारी की सारी सिख टुकड़ियाँ थी उनको दल खालसा में विलय कर लिया जाता है उनका। ठीक है, किसकी पहल पर? नवाब करपूर सिंह की पहल पर। और कब? 1748 में। कब? 1748 में इनका दल खालसा में विलय कर दिया जाता है। दल खालसा को जस्सा सिंह आहलूवालिया के नेतृत्व में रखा गया। जो दल खालसा है उसको किसके नेतृत्व में रखा गया? जस्सा सिंह आहलूवालिया के। जस्सा सिंह आहलूवालिया के नेतृत्व में रखा गया था दल खालसा को। दल खालसा को किसके नेतृत्व में रखा गया था? जस्सा सिंह आहलूवालिया के नेतृत्व में। जस्सा सिंह आहलूवालिया के नेतृत्व में दल खालसा को रखा गया था। जस्सा सिंह आहलूवालिया के नेतृत्व में दल खालसा को रखा गया, जिसके बाद 12 दलों में विभाजित किया गया। दल खालसा को किसके नेतृत्व में रखा गया? जस्सा सिंह आहलूवालिया के नेतृत्व में रखा गया। उसके बाद जो 12 दल हैं उसमें विभाजित किया गया इसे। ठीक है, और इसे मिसल कहा गया। जो 12 दल जिनमें विभाजित किए गए, ये दल खालसा को जिन 12 दलों में विभाजित किया गया उन दलों को क्या कहा गया? मिसल। तो इस तरह से 12 मिसल में विभाजित किया गया, ऐसा कह सकते हैं। मिसल जो है ये अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है सम्मान। तो जो मिसल है ये अरबी भाषा का वर्ड है, इसका अर्थ क्या है? सम्मान, मतलब इक्वल। उसके बाद जो है इम्पोर्टेंट नेक्स्ट आते हैं सिख शासक रणजीत सिंह। जो सिखों के शासक होते हैं रणजीत सिंह, ये इम्पोर्टेंट है। इसके बाद
रणजीत सिंह का जन्म गुजरांवाला में 2 नवंबर 1780 ईस्वी को सुकरचकिया मिसल के मुखिया महासिंह के यहाँ हुआ। जैसा हमने पढ़ा कि जो दल खालसा था जस्सा सिंह आहलूवालिया के नेतृत्व में जिसको रखा गया था, वो 12 मिसलों में बंट गया था। उन्हीं में से एक मिसल थी कौन सी? सुकरचकिया मिसल, जिसके हेड कौन होते हैं? महासिंह। और इन्हीं के मतलब पुत्र हैं रणजीत सिंह। जो 12 मिसलों में से सुकरचकिया मिसल होती है, महासिंह जिसका नेतृत्व करते हैं, उनके पुत्र हैं रणजीत सिंह। इनका जन्म गुजरांवाला में 2 नवंबर 1780 ईस्वी को हुआ। इनके दादा कौन थे? चरत सिंह ने 12 मिसलों में सुकरचकिया मिसल को प्रमुख स्थान दिलवाया था। तो जो 12 मिसलें थी उनमें सुकरचकिया मिसल को प्रमुख स्थान किसने दिलाया था? इनके दादा ने, रणजीत सिंह के दादा ने, जिनका नाम था चरत सिंह। फिर बोला गया 1798-99 में रणजीत सिंह लाहौर का शासक बना। कब? 1798-99 में जो रणजीत सिंह है वो कहाँ के शासक बनते हैं? लाहौर के। 1798-99 में रणजीत सिंह लाहौर के शासक बने। 25 अप्रैल 1809 को चार्ल्स मेटकॉफ और महाराजा रणजीत सिंह के बीच अमृतसर की संधि हुई। तो 25 अप्रैल 1809 को किसकी बीच संधि हुई थी अमृतसर की? चार्ल्स मेटकॉफ और महाराजा रणजीत सिंह के बीच। 1798-99 ईस्वी में रणजीत सिंह लाहौर का शासक बना था। 1798-99 में कहाँ का शासक बना था रणजीत सिंह? लाहौर का। और 25 अप्रैल 1809 में क्या हुआ था? जो चार्ल्स मेटकॉफ है और रणजीत सिंह के बीच में संधि होती है, जिसको किस नाम से जाना जाता है? अमृतसर की संधि। तो अमृतसर की संधि कब हुई? 25 अप्रैल 1809 में। किसके बीच हुई? महाराजा रणजीत सिंह और चार्ल्स मेटकॉफ के बीच। रणजीत सिंह का राज्य 4 सूबों में बंटा था। तो रणजीत सिंह का जो राज्य था वो 4 सूबों में बंटा था। कौन कौन से सूबों में? पेशावर, कश्मीर, मुल्तान और लाहौर। पेशावर, कश्मीर, मुल्तान और लाहौर, 4 सूबों में बंटा था रणजीत सिंह का राज्य। पेशावर, कश्मीर, मुल्तान और लाहौर। महाराजा रणजीत सिंह का विदेश मंत्री फकीर अजीजुद्दीन और वित्त मंत्री दीनानाथ था। तो महाराजा रणजीत सिंह का विदेश मंत्री कौन था? फकीर अजीजुद्दीन। महाराजा रणजीत सिंह का विदेश मंत्री फकीर अजीजुद्दीन। और वित्त मंत्री कौन था? दीनानाथ। वित्त मंत्री था दीनानाथ। 7 जून 1839 को रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई। कब? 7 जून 1839 को रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई। 7 जून 1839 में। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845-46 में एवं द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1849 में हुआ। तो प्रथम सिख युद्ध कब होता है? 1845-46 में। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845-46 में हुआ। और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ? 1849 में। 1845-46 में प्रथम और 1849 में द्वितीय। अंग्रेज एवं सिखों के मध्य संधि। तो लाहौर की संधि होती है 9 मार्च 1846 को। 9 मार्च 1846 को कौन सी संधि होती है? लाहौर की संधि। 9 मार्च 1846 को लाहौर की संधि होती है। 9 मार्च 1846 को। भैरोवाला की संधि ये होती है 22 दिसंबर 1846 ईस्वी को। लाहौर की संधि कब हुई? 9 मार्च 1846। लाहौर की संधि 9 मार्च 1846। और भैरोवाला की संधि 22 दिसंबर 1846। 22 दिसंबर 1846 को होती है भैरोवाला की संधि। इसके बाद बोला गया है कि जो भैरोवाला की संधि है 22 दिसंबर 1846 में, इस संधि के तहत महाराजा दलीप सिंह को के संरक्षण हेतु अंग्रेजी सेना का प्रवास पंजाब में मान लिया गया। तो जो 1846 में 22 दिसंबर 1846 को भैरोवाला की संधि होती है, इसके द्वारा जो राजा दिलीप सिंह है इनके संरक्षण के हेतु अंग्रेजी सेना का जो प्रवास है ये पंजाब में मान लिया गया था कि अंग्रेजी सेना अब रह सकती है पंजाब में। किसके संरक्षण के लिए? राजा दिलीप सिंह के संरक्षण के लिए। कब बोला गया? 22 दिसंबर 1846 को भैरोवाला की संधि में। 20 अगस्त 1847 को महारानी जो जिंदा है को राजा दिलीप सिंह से अलग कर 48,000 रुपये वार्षिक पेंशन देकर शेखपुरा भेज दिया गया। कब? 20 अगस्त 1847 को। 20 अगस्त 1847 को 20 अगस्त 1847 को जो महारानी जिंदा हैं को राजा दिलीप सिंह से अलग कर दिया गया
महारानी जिंदा को दिलीप सिंह से अलग कर 48,000 रुपीज़ 48,000 रुपये पेंशन देकर कहाँ भेजा गया? शेखपुरा भेजा गया। द्वितीय अंग्ल सिख युद्ध के दौरान पहली जो लड़ाई हुई थी वो चिलियानवाला की लड़ाई सिख नेता शेर सिंह और अंग्रेज कमांडर गफ के मध्य लड़ी गई। ये द्वितीय अंग्ल सिख युद्ध है, इसके दौरान जो पहली लड़ाई लड़ी गई थी जो थी चिलियानवाला की लड़ाई, जो कि सिख नेता शेर सिंह और अंग्रेज कमांडर गफ के बीच हुई थी। सिख नेता शेर सिंह और अंग्रेज कमांडर गफ के मध्य हुई थी चिलियानवाला की लड़ाई। चिलियानवाला की लड़ाई जो थी ये द्वितीय अंग्ल सिख युद्ध के दौरान पहली लड़ाई थी। चिलियानवाला की लड़ाई किसके बीच हुई थी? सिख नेता शेर सिंह और अंग्रेज कमांडर गफ के मध्य। दूसरी लड़ाई जो थी द्वितीय अंग्ल सिख युद्ध की दूसरी लड़ाई जो थी वो थी गुजरात के चिनाब नदी के किनारे। दूसरी जो लड़ाई गुजरात की चिनाब नदी के किनारे चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में हुई थी। किसके नेतृत्व में? चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में। और कहाँ पर? गुजरात के चिनाब नदी के किनारे चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में अंग्रेजों ने यहाँ पर क्या किया? 21 फरवरी 1849 को ये लड़ाई लड़ी थी। 21 फरवरी 1849 को यह लड़ाई लड़ी थी। इस युद्ध में सिख बुरी तरह पराजित हुए। लॉर्ड डलहौजी की 29 मार्च 1849 की घोषणा द्वारा संपूर्ण जो पंजाब है उसका विलय अंग्रेजी राज्य में कर लिया गया। कब? जो लॉर्ड डलहौजी ने 29 मार्च 1849 ईस्वी को घोषणा की थी। लॉर्ड डलहौजी ने 29 मार्च 1849 को, लॉर्ड डलहौजी ने कब घोषणा की? 29 मार्च 1849 को घोषणा के द्वारा जो संपूर्ण पंजाब है उसका विलय कहाँ कर लिया गया? अंग्रेजी राज्य में कर लिया गया। महाराजा दिलीप सिंह को 50,000 पाउंड की वार्षिक पेंशन दे दी गई। जो महाराजा दिलीप सिंह थे इनको 50,000 पाउंड की वार्षिक पेंशन दे दी गई। 50,000 पाउंड की वार्षिक पेंशन दे दी गई और उसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया। महाराजा दिलीप सिंह को 50,000 पाउंड की वार्षिक पेंशन दे दी गई और शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया। सिख राज्य का प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर जो था उसको महारानी विक्टोरिया को भेज दिया गया। सिख राज्य का प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर महारानी विक्टोरिया को भेज दिया गया। सिख राज्य का जो प्रसिद्ध हीरा होता है कोहिनूर उसको महारानी विक्टोरिया को भेज दिया जाता है। सिख राज्य का जो प्रसिद्ध हीरा है कोहिनूर उसको महारानी विक्टोरिया को भेज दिया जाता है।